अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक दो अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक खबर तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अदालती साल अमूमन 10 सितंबर को उसका आगाज होता है, लेकिन चूंकि वीकेंड था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 13 सितंबर को ये नए अदालती साल की तकरीब रखी गई थी और आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के नुमाइंदों की जानिब से इसमें खिताब किया गया। उनके खिताब में कौन से अहम नुकात थे और उनकी जानिब से क्या बातें की गई, ये भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि दूसरी अहम खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अपनी गुज़श्ता कुछ वीडियोज में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक केस क्या था, इसका आगाज कैसे हुआ और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर अज खुद नोटिस कैसे लिया गया। अगर आप ने वो वीडियोज नहीं देखी तो मेरी इस चैनल की जो वीडियो लिस्ट है उसके अंदर वो वीडियोज मौजूद हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ये सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो अज खुद नोटिस केस था उसकी आज दूसरी समाअत थी। जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इसका हवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज आगाज करते हैं सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस से। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई तो डीजी FIA, IG इस्लामाबाद समेत चेयरमैन पैमरा और अटॉर्नी जनरल समेत जो तमाम एडवोकेट जनरल थे चारों सूबों के, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। अदालत की जानिब से आज इस केस में बड़ी वाज़ेह एक डायरेक्शन या एक सिमत जो है वो उसका तयन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि आज की होने वाली कार्रवाई में कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक कौन सी एक डायरेक्शन में चलेगी और उस डायरेक्शन पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तलिफ हुक्मनामे और उससे मुतल्लिक एक फैसला भी जरूरी तौर पर सुनाएगी। तो आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो ये तमाम जो शुरका थे जिनकी जानिब से जिनको अदालत की जानिब से जाती हैसियत में तलब किया गया था, जिसमें चेयरमैन पैमरा, DG FIA और IG इस्लामाबाद शामिल थे, इनकी जानिब से कुछ रिपोर्ट्स भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई। अदालत की जानिब से उन तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया गया, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया करते हुए अदालत ने उन तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है। उसकी वजूहत अदालत की जानिब से कुछ ये बताई गई कि जैसे कि DG FIA की जानिब से अदालत ने जो रिपोर्ट जमा कराई गई, अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप जो साइबर क्राइम एक्ट है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक सहाफी की खबर पर उनकी जानिब से कैसे एक्शन लिया जाता है, उसका तयन कैसे किया जाता है कि ये खबर जो इसकी जानिब से दी गई है ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत आती है। इसके अलावा उनकी जानिब से क्या SOPs ऐसे बनाए गए हैं जिस पर अमल करते हुए वो इन तमाम जो कंटेंट होता है उसको फिल्टर आउट करते हैं और इस बात का तयन करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है या कोई वीडियो है जैसे यूट्यूब चैनल की होती है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आती है। तो वो इस हवाले से कोई खातिर का जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत की जानिब से उनकी सरजनिश भी की गई, चेयरमैन पैमरा की सरजनिश भी की गई, क्योंकि चेयरमैन पैमरा भी इस हवाले से कोई SOP के हवाले से अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो ये केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी थी, जिस पर अदालत की जानिब से जो है वो ऑब्जर्वेशन भी दी गई, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पर इस हवाले से अपना हुक्मनामा जारी करेगी। आज अदालत की जानिब से इस केस के हवाले से जो एक आज की समाअत का जो हुक्मनामा था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज अदालत की जानिब से अपने हुक्मनामे में कहा गया है कि DG FIA की जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान सहाफियों के खिलाफ 27 शिकायत मौसूल हुई। इन 27 शिकायत में से 20 जो शिकायत थी उनको इंक्वायरी की सतह पर ही उनको खत्म कर दिया गया, जबकि जो दीगर 7 शिकायत थी उनमें से 4 के ऊपर मुकदमात जो है वो कायम किए गए। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि DG FIA को ये हिदायत की गई है कि अब तक FIA के पास जितने भी केसेस आए हैं उनकी हर केस की एक अलग अलग जो है वो स्पेसिफिक उस हवाले से रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाए कि अदालत के FIA के पास शिकायत कैसे हैं, FIA ने उनको फिल्टर आउट कैसे किया और फिर उन शिकायत को दर्ज करने के हवाले से FIA की जानिब से क्या तरीकाकार जो है वो अपनाया गया। इसके अलावा अदालत ने ये भी जो है वो इस्तफसार किया है FIA की जानिब से कि अब तक
उन मुकदमात के तहत जो FIA ने दर्ज किए हैं उनके तहत अब तक कितनी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में आई हैं और उनके अब तक क्या नताइज बरामद हुए हैं। ये आज अदालत ने DG FIA जो है वो सनाउल्लाह अब्बासी साहब उनसे ये इस्तफसार किया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी जो है वो हुक्मनामे में कहा गया है कि जो रिपोर्ट DG FIA जमा कराएंगे उसमें ये भी बताया जाए कि सहाफियों के खिलाफ अदालतों में कितने मुकदमात जेर समात है। मतलब सूबाई सतह पर हम बात करें या वफाकी सतह पर बात करें तो सहाफियों के खिलाफ कितने मुकदमात साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है वो चल रहे हैं, उसकी भी अदालत उज़्मा की जानिब से उसकी भी तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। इसके अलावा अदालत की जानिब से DG FIA को ये भी हिदायत की गई है कि वो अपनी रिपोर्ट के में ये भी इस हवाले से भी अदालत को आगाह करें कि सहाफियों के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको पीका का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, उस एक्ट के तहत उस एक्ट को सहाफियों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि हम ये सुनने में देखने में ये आ रहा था कि सहाफियों की जानिब से मुख्तलिफ जो मौके हैं उन पर सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज उठाई जा रही थी कि FIA पीका एक्ट के तहत उनको हरासा कर रहा है, बिला वजह नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको तलबी की जाती है, जिसकी वजह से या उनको ये भी हमने देखा है कि लाहौर में 2 सहाफियों को FIA की जानिब से बगैर नोटिस दिए उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो इस हवाले से अदालत ने ये इस्तफसार किया है कि FIA बताए कि ये जो साइबर क्राइम एक्ट है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अदालत ने चेयरमैन पैमरा को ये हिदायत जारी की है कि चेयरमैन पैमरा बताएं कि नशरियाती इदारों के खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीकाकार है। आज जब केस की समाअत हुई तो उस हवाले से मैं ये ऑर्डर के बाद आपको बताऊंगा कि चेयरमैन पैमरा की जानिब से क्या अदालत को बताया गया और फिर अदालत की जानिब से उस पर क्या ऑब्जर्वेशन दी गई। इसके अलावा अदालत ने चेयरमैन पैमरा को यह भी हिदायत की है कि चेयरमैन पैमरा ये भी अपनी रिपोर्ट में बताएं कि क्या पैमरा ऑर्डिनेंस की शिक 27 को आइन के आर्टिकल 19 के तनाजुर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अदालत उज़्मा की जानिब से IG इस्लामाबाद को भी जो है वो मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। अदालत की जानिब से IG इस्लामाबाद को क्या हिदायत जारी की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अदालत ने IG इस्लामाबाद को ये मुखातब करते हुए कहा कि IG इस्लामाबाद 1 साल में सहाफियों के खिलाफ होने वाले हमलों की तफसीलात पेश करें। इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान तकरीबन 3-4 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो जिसमें सहाफियों को जिनमें सहाफियों पर हमले किए गए या उनको हरासा करने की कोशिश की गई। इस पर अदालत की जानिब से आज जो है वो हिदायत जारी की गई है कि IG इस्लामाबाद इस हवाले से एक मुफस्सिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। इसके अलावा अदालत की जानिब से IG इस्लामाबाद को यह भी कहा गया है कि इसलिए IG इस्लामाबाद ये भी बताएं कि 1 साल में सहाफियों पर हमले करने वाले कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। मतलब जो सहाफियों पर हमले हुए जारी बात उसमें कुछ मुल्ज़मान मुलव्विस थे, CCTV फुटेजेस हैं या दीगर जराए से उनकी जो कुछ शवाहिद सामने है उनकी बुनियाद पर कितने लोगों को जो है वो अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि IG इस्लामाबाद सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक शिकायत की भी तफसीलात पेश करें कि सहाफियों की जानिब से ऐसे कौन सी जो है वो इक़दाम किए गए जिस पर उनके खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज हुई, वो तफसीलात भी आज अदालत उज़्मा की जानिब से तलब की गई हैं। इसके अलावा अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत ने जो DG FIA हैं, चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद तीनों शख्सियात को आइंदा समाअत पर भी ज़ाती हैसियत में तलब किया है। जबकि अदालत की जानिब से केस की जो समाअत है आइंदा समाअत वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक एक अज़ खुद नोटिस लिया गया था जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार की जानिब से जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसकी आज ये दूसरी समाअत थी। तो अब केस की जो समाअत है, जो अहवाल है, उस हवाले से आपको आगाह करता हूँ कि आज जब जैसा कि मैंने पहले बताया कि DG FIA, चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद समेत अटॉर्नी जनरल और जो दीगर फरीक़ैन थे, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील शाह खावर समेत 4 सूबाई एडवोकेट जनरल उस वक्त अदालत में मौजूद थे। समाअत का जब आगाज हुआ तो जस्टिस इजाजुल हसन जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने ये रिमार्क्स देते हुए कहा कि FIA पाकिस्तान साइबर क्राइम एक्ट के तहत सहाफियों को गैर जरूरी नोटिस जारी करती है। FIA की जानिब से सहाफियों को गैर जरूरी तौर पर गिरफ्तार भी किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि लाहौर में ऐसा एक वाकया तकरीबन 1 माह पहले
ये पेश आया था, जिसमें साफी इमरान शफकत और आमिर मीर को FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया था ऑफिस दफ्तर से घर जाते हुए। और उनका ये कहना था कि FIA की जानिब से उनको कोई नोटिस जारी नहीं किए गए, ना उनको तलबी का कुछ कहा गया था। इसके बावजूद FIA ने बगैर कोई नोटिस जारी किए उनको गिरफ्तार किया। इस हवाले से आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि FIA की जानिब से सहाफियों को गैर जरूरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा FIA वाले एक्शन पहले करते हैं और कानून बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है वो इस हवाले से क्या कहता है, उसके क्या जुरिस्डिक्शन या क्या दायरा इख्तियार FIA को दिया गया है, FIA उस हवाले से उन चीज़ों का तयन कैसे करती है। कोई ऐसे जो TORs होते हैं कि ये मवाद फलां साफी की जानिब से या किसी फलां शख्स की जानिब से जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, उसको फिल्टर आउट कैसे किया जाता है, वो उस पर कार्रवाई कैसे करनी है। इस हवाले से आज FIA अदालत उज़्मा को मुकम्मल तौर पर मुतमिन करने में हमने देखा है कि वो नाकाम नजर आई है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस तरह के मुकदमात होते हैं साफियों को हरासा करने से मुतल्लिक, तो वहां पर भी FIA की जानिब से कोई खातिर का जवाब नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से तकरीबन हर समात पर ही FIA को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस सतर मिनल्ला की जानिब से डांट डपट जो है वो सुनना पड़ती है। तो आज यही रवैया DG FIA की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनाया गया। अदालत को वो मुतमिन नहीं कर सके कि साफियों के खिलाफ जो वो एक्शन लिए जाते हैं वो किस बुनियाद पर लिए जाते हैं, उस मवाद का तयन कैसे किया जाता है और जो साइबर क्राइम एक्ट है वो उस पर कैसे लागू किया जाता है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी रिमार्क दिए कि आज़ादी सहाफत आइन के आर्टिकल 19 के तहत रेगुलेट होगी। अब आज़ादी सहाफत का जो बुनियादी आर्टिकल है वो आइन का आर्टिकल 19 है, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। आज इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बड़ी ऐसी मुफक्किराना किस्म की उनकी जानिब से वो दलाइल दिए गए। उन्होंने बड़ी गहराई में जाकर इस चीज़ को वहां पर इसके हवाले से उन्होंने रिमार्क्स भी दिए और जो वहां वकला थे उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि आइन का आर्टिकल जो है वो हर तरह के कानून या रूल्स और रेगुलेशन से ऊपर है। अब उस कानून के तहत जो है वो रूल्स और उस आइन के आर्टिकल के तहत कवानीन बनेंगे और कवानीन के तहत रूल्स बनते हैं। तो आइन का जो आर्टिकल है उसके अंदर जिस आज़ादी की या बुनियादी हकूक की बात की गई है उसको आप कानून से रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसा कि FIA के बारे में जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि FIA गैर जरूरी तौर पर साफियों को हरासा करती है, तो उनकी जानिब से इशारा जो था वो इसी तरफ था कि आइन में जब एक चीज की आज़ादी दी है, आप आइन में दी गई आज़ादी को कानून के जरिए उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसका रास्ता बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा आज़ादी सहाफत साइबर क्राइम एक्ट से रेगुलेट नहीं की जा सकती। ये वही बात है जो मैंने आपके साथ की कि एक चीज की आज़ादी का इख्तियार जो है या उसमें जो फ्रीडम है वो आइन दे रहा है, तो आप आइनी तौर पर ही उसको रेगुलेट कर सकते हैं या आइन के आर्टिकल 19 के तहत ही उसको रेगुलेट किया जा सकता है, जो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आज उस पर बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने इस पर बात की। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से यह भी कहा गया कि FIA इजहार राय की आइनी जमानत के इख्तियार को कम नहीं कर सकते। अब फिर वही बात है कि लाहौर में साफियों को हरासा करना, फिर FIA जो अपना उनका कानून है साइबर क्राइम एक्ट, उसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है, उस कानून को वो समझते नहीं है। फिर जो लोग जहां पर ये FIR या कोई शिकायत दर्ज होती है, उस शिकायत को दर्ज करने वाले उस जो मटेरियल है जिसकी बुनियाद पर वो शिकायत दर्ज कराई गई है, तो उसको वो कैसे फिल्टर आउट करते हैं या उसको वो कैसे उसका तयन करते हैं कि ये चीज फलां शिक के तहत आ रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। तो इसमें काफी सारी जो है वो मुहिम चीजें हैं जिस पर FIA ने शायद अभी तक काम नहीं किया या उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा या उनके पास सलाहियतों की या ऐसे जो तजर्बाकार लोग हैं उनकी ये कमी थी, कॉम्पिटेंट लोग उनके पास नहीं है जो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर इसके मुताबिक आगे कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से DG FIA को ये के साथ ही मुतालबा करते हुए कहा गया कि DG FIA साहब आप हर केस के जिम्मेदार हैं। जहां आज़ादी सहाफत की आइनी जमानत दी गई है वहीं आइन शख्सी वकार का भी जामिन है। वही बात है कि जो डिग्निटी ऑफ अ पर्सन का एक लफ्ज जो है वो आइन में इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इशारा उसकी जानिब था कि जब आप किसी शख्स के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो वकार है, उसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए, उस पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आना चाहिए।
हमने ये भी देखा है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में कुछ लोग किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या उनके खिलाफ जो है वो बेबुनियाद इल्जामात या फेक न्यूज़ उनके खिलाफ चलाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनके वकार या उनका जो एक सोशल स्टेटस है उसको डैमेज होता है वो। और उस हवाले से भी ये जो एक शख्सी वकार है जो आइन में जमानत दी गई है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, ये इशारा जस्टिस मुनीब अख्तर का उसकी जानिब था। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर का अपने रिमार्क्स में मजीद ये कहना था कि इज़हार राय के आइनी इख्तियार के तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर पर बात की जा सकती है। दूसरी जानिब अवामी ओहदा रखने वाला शख्सी वकार के एहतराम का आइनी तकाजा भी कर सकता है। इसके अलावा जो एक और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आज की गई है वो ये थी कि अगर उन्होंने अपने हवाले से अपनी जो है वो मिसाल देते हुए कहा कि अगर मुनीब अख्तर एक यूट्यूब चैनल बनाकर किसी पर तनकीद करता है, उसको बुरा भला करता है, बुरा भला कहता है, या उसको जो उन्होंने इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल किया वो स्मैश का है कि उनको स्मैशिंग जो है वो शुरू कर देता है, तो क्या ये भी प्रेस की तारीफ में आएगा? हमने अक्सर देखा है कि इस वक्त जो साफियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो एक बुनियादी नुकता है जिस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन कोई बंदा उसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, वो यही है कि एक शख्स जो पता नहीं कहीं बैठा हुआ है अपने घर में, वो एक यूट्यूब चैनल बनाता है, उस चैनल के ऊपर वो किसी शख्स के बारे में, वो कोई सियासतदान हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई जज हो सकता है, या कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है, उसके खिलाफ वो बात करनी शुरू कर देता है, उसके खिलाफ इल्जामात आयद किए जाते हैं, और लेकिन उसके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं होता कि मैं जो बात कर रहा हूँ किसी के खिलाफ कर रहा हूँ वो किन हकायक पर मबनी है, उसके हवाले से क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर यह बात की जा रही है। इसी तरह की एक बात जो हमारे साथ जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के जो एक रुकन है आसिफ रशीद चौधरी, उनकी जानिब से ये शेयर की गई थी कि लाहौर में जिन साफियों को हरासा किया गया था उनमें से एक साफी की जानिब से ये कहा गया था कि जो खातून अव्वल है बुशरा बीबी, वो 3 जिन्नात के जरिए जो है वो हुकूमत चला रही हैं और उनको फिर वो जो है वो गोश्त भी खिलाया जाता है। इस तरह की उनकी जानिब से बेतुकी बातें की गई थी। फिर जब ये मामला जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के सामने आया तो उन्होंने इसी कंटेंट की बुनियाद पर उन साहिब को वकील फराम करने से और कानूनी मामला फराम करने से भी इनकार कर दिया था। अब जब इस तरह की बेतुकी बातें की जाएंगी जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, तो फिर वहां से मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आप किसी के ऊपर भी जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर दें और इसको भी आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाम दें, और फिर जब FIA या दीगर रियासती इदारे इस हवाले से आपको गिरफ्त में लेने की कोशिश करें तो आप ये वावेला मचाना शुरू कर दें कि अब आज़ादी सहाफत जो है वो खतरे में है और सहाफत के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की जा रही है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये नुकता बहुत अहम है इस हवाले से। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से बड़े अहम सवाल उठाए गए। उन्होंने ये सवाल उठाया कि प्रेस की तारीफ क्या है, आज़ादी इज़हार राय की तारीफ क्या है, फिर राय या स्पीच का जो वर्ड आइन में इस्तेमाल हुआ है उसकी तारीफ क्या है, राय किस हद तक दी जा सकती है, राय को रेगुलेट कौन करेगा, कानूनी इस्तेलाह मुबहम नहीं होनी चाहिए। अब यही वही बात हो गई कि हम ये कहते हैं कि फलां शख्स के पास ये आज़ादी इज़हार राय है, इसी वजह से वो कोई भी अपनी जो हद है जो इखलाकी भी हो सकती है, मुआशरती है, समाजी है, कानूनी है, आइनी है, उन तमाम हदूद को वो फलांग जाता है और कोई ऐसी किस्म की वो बातें करता है जिसको बाद में वो किसी जगह पर, किसी फोरम पर, किसी अदालती फोरम पर वो साबित नहीं कर सकता। तो फिर उस आज़ादी इज़हार राय की जो हद है वो तो उसका तयन किया जाना जरूरी है। काफी अरसे से तकरीबन पिछले 15-20 साल से ये बात मीडिया के अंदर भी ये अंदर ये सर्कुलेट हो रही थी, की जा रही थी, मुतवातर की जा रही थी कि मीडिया को अपना ज़ाब्ता इखलाक खुद बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक बना रही है, तो अदालत की जानिब से इस हवाले से कुछ रिमार्क्स भी दिए गए हैं, वो मैं इसी में आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इज़हार राय की आज़ादी क्या है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। जबकि जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से ये कहा गया कि इज़हार राय की हद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, प्रेस का लामहदूद इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। फिर ये वही बात आ गई कि अब एक क्लोज जो है वो जैसे ब्रैकेट होती है उसके अंदर ये तयन किया जाएगा कि आज़ादी सहाफ़त यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ख़त्म होती है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए आप जो है वो अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। ये अभी अदालत की जानिब से चूंकि दूसरी समाअत है, मुकम्मल तौर पर इस पर कोई लाए अमल जो है वो इस हवाले से नहीं दिया गया, बल्कि अटॉर्नी जनरल को अदालत की जानिब से और तमाम जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी हिदायत की गई है कि आप इस हवाले से अदालत की मुआवनत करें कि वो अल्फाज जो आइन के आर्टिकल में दिए गए हैं
आइन के आर्टिकल 19 में, उनकी जो है उस हवाले से अदालत की मामलत की जाए, उनकी मजीद तशरीह की जाए। तो इस हवाले से जो जस्टिस जियादुल एहसन है उनका मुझे मजीद कहना था अपने रिमार्क्स में कि हर शख्स को अपनी आईनी हदूद का एहतराम होना चाहिए। इस्लामाबाद में जबकि जो जस्टिस काजी अमीन थे उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 3-4 सहाफियों पर हमले हुए, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, जिस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि अभी तहकीकात जारी हैं, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये पुलिस की मुकम्मल नाकामी है। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि आईजी साहब, ये आपकी नाकामी है कि इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े एक शख्स को गोली मारी जाती है और मुल्जिमान नहीं पकड़े जाते, जिस पर आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि हमने नादरा को मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज भिजवाई थी। नादरा का ये कहना है कि मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकती, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में एक खातून के साथ हरासगी का वाकया होता है, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज के जरिए 400 लोगों की शनाख्त हो जाती है, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाले वाकयात की शनाख्त में जो मुलविस मुल्ज़मान हैं उनकी कोई शनाख्त नहीं हो सकती। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि इस्लामाबाद में एक भी मुल्जिम जो है वो ऐसा नहीं पकड़ा गया जो सहाफियों पर हमलों में मुलविस था। इसके अलावा उनकी जानब से यह भी कहा गया कि जब तक इज्जत का कानून मौजूद है तो सरेआम गोलियां मारना कबूल फेल है। जैसा कि अब देखें कि एक साफी है, वो किसी शख्स के खिलाफ कोई खबर देता है और वो जो मुतासरा शख्स है वो ये समझता है कि ये मेरी जो है वो मुझ पर ये कीचड़ उछाला गया है, ये खबर गलत है, तो उनके पास अदालत में ये फौरन मौजूद है कि वो हत्या की इज्जत का दावा करें और साफी को अदालत के रूबरू पेश करें। लेकिन जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि अब ये किसी तौर पर काबिल कबूल ये चीज नहीं है कि आपको किसी शख्स की बात से इख्तलाफ हो और आप उस पर गोली मार देंगे, उस पर हमला करवा दें, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो सहाफी पर हमले की जो वजह होती है वो उसके साथ कोई जाती अनाज नहीं होता, बल्कि उसकी जानिब से या उसकी सोच या उसकी खबर या उसके अल्फाज के साथ आपको अनाज हो सकता है, जिस पर हमले या उसको गोली मारने का जो अमल है वो किसी सूरत उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिल कबूल है। आगे जस्टिस काजी अमीन साहब की जानिब से फिर यही रिमार्क्स भी दी गया कि सहाफी की जात के से अनाद नहीं बल्कि उसकी बात से अनाद हो सकता है। सहाफी जबकि जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस जियादुल एहसन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सहाफी असास अमूर सर अंजाम देते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सहाफी अमूर की अंजामदही के दौरान हमला आइन के आर्टिकल 19 पर हमला है। ये अदालत के बड़े अहम रिमार्क्स हैं कि एक जो शख्सी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसकी बात आइन के आर्टिकल 19 में की गई है। अगर एक सहाफी जो अपनी खबर की बुनियाद पर किसी तशद्दुद या हमले का शिकार होता है तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये उस सहाफी पर हमला नहीं है बल्कि उस आइन के आर्टिकल 19 पर हमला है, आइन पर हमला है, जिसमें ये आज़ादी सहाफत और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। इसके अलावा जस्टिस जियादुल एहसन का ये भी कहना था कि अगर किसी को शिकायत है कि सहाफी की जानिब से कोई गलत खबर दी गई है तो कानूनी रास्ते मौजूद हैं, ये कोई बात नहीं कि इख्तलाफ राय पर गोली मार दी जाए। दौरान समात सीनियर एंकर समी इब्राहिम भी अदालत में पेश हुए और रोस्टम पर आकर उन्होंने कहा कि मैं मुतासरा फरीक हूँ, अदालत से इस्तदा है कि मुझे भी सुना जाए, जिस पर जस्टिस जियादुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को कोई जाती मसला है तो उसको इस केस में नहीं देखेंगे। हम इस केस में जाती इशूज की बजाय आज़ादी सहाफत के पैरामीटर्स तय करने बैठे हैं, जिस पर सहाफी एंकर समी इब्राहिम की जानिब से कहा गया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया एक वफाकी वजीर की जानिब से, जिस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इस बारे में इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है, आप वहां से रुजू करें। अब यहाँ पर एक और अहम बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने की कि अदालत जाती इशूज को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठी बल्कि आज़ादी सहाफत के पैरामीटर्स तय करने के लिए बैठी है। ये बड़ी अहम बात है जो आज अदालत उज़्मा की जानिब से जिसका जो है वो इंदिया दिया गया है और ये कहा गया है कि आज़ादी सहाफत के पैरामीटर्स जो है वो तय किए जाएंगे, जिस पर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय करेगी वो तमाम रियासती इदारे भी उनको मानने और उन पर अमल करने के पाबंद होंगे और तमाम सहाफ़ी भी पाबंद होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से जो भी पैरामीटर्स तय करेगी, ये तो आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे कि मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन है केस के वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं जिसका हम शुरू से ही
जो है वो एक खदशा जाहिर कर रहे थे कुछ साफी हजरात, जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी कि इस दरख्वास्त के पस मंजर में शायद ये कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ आज भी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज हो रहा था, उस बिल को रेगुलेट करने के लिए या उसको वैलिडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुछ इस तरह के इक़दाम सामने आ सकते हैं कि उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए वैलिडेट करवाया जाए। अभी तक ये मामला सामने नहीं आया, हुकूमत की जानिब से कोई ड्राफ्ट ऐसा सामने नहीं आया, किसी साफी तंजीम की ने अभी तक इस बिल को पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर एहतजाज भी जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब ये जो है वो इशारा दे रही है कि हम आज़ादी सहाफत के पैरामीटर्स तय करेंगे। ये आज़ादी सहाफत जो है, इसके अंदर जो प्रेस है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट मीडिया नहीं है, इसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, अब इसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुका है। और हुकूमत जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें भी अगर आप देखें तो तीनों जो टाइप्स हैं, जो एग्जाम है प्रेस की, उनको यकजा किया जा रहा है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर कि जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तीनों को एक ही बॉडी रेगुलेट करेगी। तो ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होनी शुरू हो गई हैं कि मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो पैरामीटर्स तय करेगी, यकीनी तौर पर हुकूमत उन्हीं पैरामीटर्स पर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है वो ड्राफ्ट कर सकती है। इसी का खदशा हम दोस्तों की जानिब से जो है वो जाहिर किया गया था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी इस हवाले से तफसीलात होंगी, जो भी डिटेल सामने आएंगी, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस भी था। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान के जो नुमाइंदा वकील थे अमजद शाह, जो खुद भी साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रह चुके हैं, उन्होंने जो है वो आज फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया, जिसके जो अहम नुकात हैं उनके खिताब के वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह की जानिब से अपने खिताब में ये कहना था कि चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि अदालतों की अहलियत और कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए। अदालत उज़्मा में कई अहम मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं जिनकी अब तक एक भी समाअत नहीं हुई। ये बात काबिल सताइश है कि अदालतों ने साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमात की जल्द सुनवाई करके जल्द फैसले जारी किए, जबकि 2 मरतबा आइन को पामाल करने वाले आमिर का मुकदमा आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। इसी हवाले से जो सीनियर वकील हैं हामिद खान, उन्होंने चंद हफ्ते कबल लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए इसी तरह की बातें की थी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात दायर तो किए जाते हैं, लेकिन वो मुकदमात फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उनके बारे में क्या हुआ, ना उन मुकदमात को अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो इसी हवाले से शायद अमजद शाह साहब भी उसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। इसके अलावा अमजद शाह साहब का अपने खिताब में मजीद कहना था कि हमारी अदलिया मुख्तलिफ अदवार में नशेबो फराज से गुजरी है। हम अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी का तासुर कायम करने में नाकाम रहे हैं। तासुर है कि अदलिया जमहूरी इदारों की तकवीयत के बजाय उनको कमजोर करने की राह पर चल निकली है। मुंतखब वज़ीर आज़म कभी फांसी, कभी तौहीन अदालत की तलवार से कुचल दिए जाते हैं। पानामा केस में आईनी हदूद को नजरअंदाज करके अकामे की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। नैब कानून के जरिए सियासी मुखालफिन की पकड़ और इंतजामी कार्रवाइयां रोकने में अदलिया किरदार अदा करने में नाकाम रही। इसके अलावा अमजद शाह का यह भी कहना था कि आला अदलिया के जजेस को रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। हमने ये देखा है माजी करीब में भी, माजी बईद में भी, कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जब वो रिटायर होते हैं तो कोई ना कोई और सरकारी ओहदा उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से उन पर ये एतराज उठाए जाते हैं कि शायद उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो मुद्दत थी, जो अरसा था, उसके दौरान शायद हुकूमत के साथ कुछ ऐसे फैसले दिए हों जिससे हुकूमत वक्त को फायदा हो और फिर उनको नवाजने के लिए कोई और रिटायरमेंट के बाद उनको कोई और ओहदा जो है वो उनके हवाले कर दिया जाता है या उन पर उनको तैनात कर दिया जाता है। तो इसी हवाले से आज अमजद शाह साहब का ये कहना था कि आला अदलिया के जजेस को रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनकी जो पेंशन होती है वो उनकी तनख्वाह के तकरीबन बराबर होती है, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है।
अगर किसी जज की 12 लाख तनख्वाह है तो रिटायरमेंट के बाद भी तकरीबन उनको 10 से 12 लाख रुपए के दरमियान ही उनको वो मिलते हैं। उनकी पेंशन में कोई खास कटौती नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं। तो उनको किसी किस्म का सरकारी ओहदा रिटायरमेंट के बाद कबूल नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात थी जो अमजद शाह साहब ने की। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया और अटॉर्नी जनरल की जाने से ये कहना था कि आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। अभी चंद दिन पहले जस्टिस आयशा मलिक का एक जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो में ये हमने उसको देखा, जुडिशल कमीशन की जानिब से उनकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्री के हवाले से इजलास हुआ, लेकिन वो मामला जो था वो 4-4 के जो वोट था उसकी वजह से वो लटक गया और वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने का एजाज हासिल करने में नाकाम रही। अभी इस हवाले से मजीद कुछ इतलात शायद आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर उनके नाम पर दोबारा गौर किया जाएगा। देखना होगा कि क्या वो इस बार तकर्री का जो मरहला है उसको अबूर कर पाती हैं या नहीं। इसी जानिब अटॉर्नी जनरल का इशारा था कि हमारी मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक किसी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट जज बनने या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज हासिल नहीं हो सका। इससे कबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी जस्टिस तायरा सफदर, उनका कुछ इख्तलाफ था, कुछ राय का इख्तलाफ था साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन के लिए जो है वो अहल करार ना पाई और वो भी सुप्रीम कोर्ट में आने से महरूम नहीं। अब ये जस्टिस आयशा मलिक का एक था मामला के उसकी वजह जब अगर वो क्योंकि उनका लाहौर हाई कोर्ट में 4था नंबर है, उनसे ऊपर चीफ जस्टिस समेत 3 जज साहबान हैं, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी उनकी जो तैनाती थी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए उस हवाले से उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया था। उसके बावजूद जुडिशल कमीशन मेंबरान इस पर इत्तफाक राय ना कर सके और 4-4 के वोट से ये मामला लटक गया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का अपने खिताब में मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। अभी हाल ही में जस्टिस मुशीर आलम की जानिब से ये फैसला जारी किया गया था जिसमें बहुत सारे वफाकी इदारों के मुलाजमीन को जिनको जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में उनको भर्ती किया गया एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत जब आई तो उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया, फिर पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को दोबारा नौकरियों पर बहाल किया और उनमें से बहुत सारे जो है वो अब रिटायर हो चुके हैं, कुछ तरक्की पाकर आला ओहदों पे पहुंच गए हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर फैसला जारी किया था जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो उस ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा बहाल हुए थे उनको जो है वो नौकरियों से फारिग कर दिया गया। ये इशारा अटॉर्नी जनरल का उस जानिब था। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि आज से कबल बेंच और बार के दरमियान इतनी दूरियां कभी न थी। अब वकील हड़ताल करते हैं और अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हड़ताल मजदूरों का हथियार था जो नाइंसाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था, अब हड़ताल को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी एहतजाज हुआ लेकिन हमने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। आज सीनियरिटी पर जजेस की तैनाती का मसला ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह बन रहा है। सीनियरिटी के अलावा जजेस की कारकर्दगी इन्हें दीगर से नुमाया करती है। जजेस की तैनाती में शफाफियत से पसंद और नापसंद के अंसर को खत्म किया जा सकता है। जस्टिस वकार सेठ और सिंध हाईकोर्ट बार के जेर अल्तवा दरखास्तें जल्द निपटाकर शकूक व शुबहात को खत्म किया जा सकता है। जस्टिस वकार साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट हुए तो उनकी जानिब से ये एतराज उठाया गया था कि वो सीनियर मोस्ट वकील जज थे और उनका हक बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते, लेकिन इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ खतूत भी लिखे, दरखास्तें भी दायर की, लेकिन उन पर जो है वो उनकी वफात तक कोई सुनवाई ना हो सकी और वो इस दारे फानी से कूच कर गए। इसी हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब का ये जो है वो नुक्ता अहम था कि उन्होंने सिंध जस्टिस वकार सेठ और सिंध हाईकोर्ट बार के जेर अल्तवा जो दरखास्तें थी उनको जल्द निपटाने की बात की है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी जानिब से भी जो है वो इस हवाले से अपना खिताब किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने खिताब में क्या कहा गया, उनकी जानिब से जो अहम बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से दुनिया भर समेत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल था। कोरोना वायरस के बायस अदालतों पर जेर अल्तवा मुकदमात में इजाफा हुआ।
कोरोना के बायस मुकदमात को निपटाने की राह में मुश्किलात का सामना रहा, फिर भी अदालतों का दरवाजा अवाम के लिए खुला रखा। गुज़श्ता अदालती साल में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा वकुला का कोरोना की वजह से अदालतों में पेश न होना भी था। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि गुज़श्ता अदालती साल के आगाज पर 45,644 ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे। गुज़श्ता साल में 20,910 नए मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 12,968 मुकदमात निपटाए गए। निपटाए जाने वाले मुकदमात में 6,797 सिविल पिटीशन, 1,916 सिविल अपीलें, 469 नजरसानी की दरखास्तें शामिल थीं। इसके अलावा चीफ जस्टिस का अपने खिताब में यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए भी मुकदमात की समाअत की जाती है। दिसंबर को नेशनल जुडिशियल कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की 10 साला कारकर्दगी का जायजा लिया। पेशावर हाई कोर्ट को तजवीज दी कि ट्राइबल एरियाज के जम होने के बाद जजेस की तादाद में इजाफा करे। हाई कोर्ट को अदालतों की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स फराहम किए गए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट कमेटी कायम की गई। इसके अलावा आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिताब किया उसमें जो सबसे अहम बात थी वो जिस पर वकीलों की जानिब से पिछले हफ्ते एहतजाज भी किया गया, वो उनकी जानिब से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया गया, वो क्या था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने खिताब में कहना था कि जजेस तकर्री के मामले पर बार काउंसिल के सदूर को मुतअद्दिद बार दावत दी। बार काउंसिल के सदूर की जानिब से बताया गया कि वो पेशावर में हैं। उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशारा शायद पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की जानिब था। खुशदिल खान अवामी नेशनल पार्टी के मौजूदा MP हैं, सिटिंग MP हैं, और ये पेशावर असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी पेश होते हैं, असम्बली इजलास भी चलते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर पेशावर में होते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। और यहाँ पर कभी कभार जब इनका कोई मुशावरती इजलास होता है तो ये यहाँ पर आते हैं, या कोई दीगर अहम एक्टिविटी हो तो उस पर ये जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हीं से ये शिकवा कर रहे थे कि हमने बार काउंसिल के सदूर को कई बार दावत दी कि आप जजेस तकर्री के मामले पर आएँ, बैठें, इस हवाले से बात करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि मैं नहीं जानता कि बार काउंसिल ने यकतरफा तौर पर मौक़िफ़ अपनाते हुए मामले को उठाया। जजेस तकर्री के मामले पर हमेशा बार काउंसिल की राय हमेशा ली गई है। समझ नहीं आती कि बार काउंसिल की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे असल मुहरकात क्या हैं। ये बड़ा एक मैनीखेज किस्म का एक जुमला है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। इस पर मैं जो है वो आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करता हूँ। बार काउंसिल्स और वकला के लिए अब भी दरवाजे खुले हैं। बार काउंसिल्स और वकला जजेस तकर्री के मामले पर आकर मुझसे बातचीत करें। ये एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वकला तंजीमों के नुमाइंदों को, उनके जो रहनुमा है, उनको ये दावत दी जा रही है कि आप आए, आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इशूज पर आप बात करना चाहते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस पर बात करने को तैयार है। तो अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये था कि गुज़श्ता साल 13 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम पाकिस्तान बार काउंसिल के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी साहब की जानिब से जो है वो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। उस वक्त भी जजेस तकर्री के हवाले से सीनियरिटी को भी बुनियाद बनाया गया था, मेरिट के हवाले से भी उनका ये कहना था। तो उसमें एक नुक्ता उन्होंने ये कहा था कि जो मुझे आज भी याद है कि बार कि ये जो जजेस की जो तकर्री होती है उसमें बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का भी हिस्सा जो है वो उस हवाले से उन्होंने हिस्सा मांगने की बात की थी। अब जो वकील या जो वकला तंजीमें जो ये एहतजाज कर रही हैं, मुमकिन तौर पर इसके पीछे वो मुहरकात हो सकते हैं कि शायद वो ये चाहती हों कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले पर जो जजेस की तकर्रियाँ होती हैं, जो हायरिंग की जाती है या जो एलिवेशन की जाती है, उसमें बार एसोसिएशन को भी हिस्सा दिया जाए। तो ये जो है वो ये गुज़श्ता साल उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो उस वक्त आबिद साकी साहब की जानिब से सामने आया था। तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो कहना है कि समझ नहीं आती कि बार काउंसिल की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे असल मुहरकात क्या है, क्या जो वकला हैं वो इसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि उनको जजेस तैनाती के दौरान उनको कोई उनका हिस्सा नहीं मिलता। बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदा वकला होते हैं, जो उनके मनपसंद या पसंदीदा लोग होते हैं, वकील होते हैं, उनको
जजेस तकर्री में उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको जज नहीं लगाया जाता। शायद यही एक जो बात है वो उनके दिल में है जिसकी वजह से वो एहतजाज करते हैं, क्योंकि जजेस तकर्री के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक जो अल जिहाद ट्रस्ट का जिस केस का हवाला ये देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में ये तय कर चुकी है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्रियां की जाएंगी। इस अदालती फैसले के अलावा कोई और कानून ऐसा मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर सहाफियों जो वकला हैं उनको उनकी बतौर जज तकर्रियां की जाएं। इसके अलावा जो वकला के जो दीगर लोग हैं, जो उनके अंदर जो दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब वो एलिवेट होते हैं तो ये उनकी बिल्कुल नई तैनाती होती है, ये प्रमोशन नहीं होती बल्कि एक नई तैनाती होती है। तो जब एक नई तैनाती हो रही है तो उसके अंदर सीनियरिटी को जो है वो मलूज खातिर नहीं रखना चाहिए, जो उसको नहीं रखा जा सकता। अगर चीफ जस्टिस इस तरह ये किसी की तकर्री करते हैं तो ये उनकी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो वकला के अंदर भी मौजूद हैं, और जिसको वकला को चाहिए कि वो खुद पहले इस पर बैठकर बात करें अपने ग्रुप्स के दौरान, और एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करें, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत के साथ इस हवाले से बातचीत करें। तो ये दो आज अहम केसेस थे, जो अहम खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर इस हवाले से आपकी कोई राय हो तो फीडबैक दें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के लिए आपके साथ जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करते रहेंगे। सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।